हेलो स्टूडेंट्स आज हम मुख्य रूप से विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक या तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग टू रिलायबिलिटी, और उसे जानने से पूर्व हमें मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी भी जाननी होगी। इससे पूर्व हम रिलायबिलिटीज के मापने की विधियां पढ़ चुके हैं। 5 मुख्य विधियां थी। आज हमें जो विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं, हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। साधारणतः स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि विश्वसनीयता होती क्या है। एक उदाहरण के रूप में कि यदि कोई व्यक्ति हमें कोई सूचना देता है और वह सूचना सही निकलती है तथा इस तरह समय समय पर वह कई बार हमें सूचना देता है, हर बार उसकी सूचना सही पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, विश्वास के पात्र है। तो इस प्रकार की जब जो सूचना होती है और जो सही निकल रही है, तो हम उस व्यक्ति को हमने उस सूचना के आधार पर क्या बना दिया, विश्वसनीय बना दिया। इसी प्रकार मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार जब हम 10वीं कक्षा में छात्रों के गणित ज्ञान का जांच करना चाहते हैं और निष्पत्ति परीक्षण में प्राप्त परिणाम को बार बार प्रशासित कर पाते हैं, तो हमें कहेंगे कि परीक्षण जो है विश्वसनीय है। जो परिणाम है उनके वो बार बार समान आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो परीक्षण है वो विश्वसनीय है। स्टूडेंट्स, यही इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक परीक्षण को एक ही समूह पर बार बार प्रसारित किया जाए और फलांकों से निश्चितता पाई जाए, तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए किसी स्टूडेंट्स पे। हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट इस टाइम किया जिसमें हम क्या नाप रहे हैं, उस बच्चे की इंटरेस्ट नाप रहे हैं। तो हमने इंटरेस्ट का कोई टेस्ट बनाया और उसे सभी बच्चों में बांट दिया, और वो स्टूडेंट्स के सबको उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग, जैसे जिनका इंटरेस्ट मतलब पढ़ाई में है, जिनका क्रिकेट खेलने में, जिनका फुटबॉल खेलने में, उनका इंटरेस्ट उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पता चल रहा है कि हाँ हम क्रिकेट खेलने में हमें इंटरेस्ट है, उस टेस्ट का वही परिणाम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो टेस्ट जो है विश्वसनीय है। ठीक है। बार बार उसी जो नंबर आ रहा है, उसके जो फलांक आ रहा है, उनका जो स्कोर आ रहा है वो लगभग सेम आ रहा है, तो वो कहेंगे हम कि वह टेस्ट जो है विश्वसनीय है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि वह संगति मापता है, मतलब समान रूप से वह मापता है। ये टेस्ट, स्कैनर ने बोला, ये टेस्ट इज रिलायबल इफ इट मेजर कंसिस्टेंसी। क्लियर। स्कैनर। अब बात करते हैं कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले जो मुख्य फैक्टर जो हैं 10 हैं लगभग। हम इन 10 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फैक्टर है हमारा रेंज ऑफ एज है, आयु प्रसार। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि विश्वसनीयता हमें नापनी है, और हमने एक परीक्षण नापा जिसमें हम क्या नाप रहे हैं, बच्चे का आईक्यू नाप रहे हैं, भाई उसका आईक्यू कैसा है। तो उस आईक्यू नापने के लिए हमने क्या काम किया, एक टेस्ट बनाया। अब वो टेस्ट हमने बनाया है, वो टेस्ट है 11 से 15 वर्ष के बच्चों का, कि 11 से 15 के बच्चे उस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। परंतु हमने उससे टेस्ट को करा लिया 18 वर्ष के बच्चे से या 22 वर्ष के बच्चे से, तो बच्चे कहाँ रहा। क्लियर। तो वो चीज हमारी टेस्ट पर इफेक्ट डालेगी और उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालेगी। मान लीजिए कोई बच्चा 15 साल का, लगभग हाई स्कूल तक ही होगा, हाई स्कूल में होगा, अधिकतम फर्स्ट ईयर इंटर में होगा, और वह टेस्ट हम कोई कर रहा है ग्रेजुएशन वाले बच्चे से कराया जाए, तो उसका जो परिणाम आएगा वो अंतर आएगा। या फिर हम क्या करवा रहे हैं,
हाई स्कूल इंटर वाला जो टेस्ट है, हाई स्कूल से इंटर तक हम वो टेस्ट अप्लाई करवा रहे हैं कक्षा 3 के या 4 के बच्चे से, तो वो मेन रिजल्ट नहीं देगा। समूह प्रसार, समूह प्रसार क्या होता है? समूह प्रसार किसी परीक्षण की विश्वसनीय गुणांक को प्रभावित करने में मुख्य घटक है, क्योंकि समूह प्रसार कहा जाए ग्रुप। भाई हमने जो टेस्ट बनाया है वो बनाया है हमने शहरी बालकों के हिसाब से, और हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अफेक्टिव आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आ जाता है रेंज ऑफ स्कोर। भाई ये रेंज ऑफ स्कोर क्या है? भाई एक कहावत है, जैसे आईक्यू लेवल नापा जाता है, तो हम आईक्यू की जब हमने टेबल पढ़ी होगी तो हमने देखा होगा आईक्यू लेवल मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखाते हैं 150, दिखाते हैं 160, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट बनाया है और उसमें जो रेंज दिखा रहा है आईक्यू की वो दिखा रहा है 300 या 400, तो ये रेंज गलत है, वही ना हो गई। तो हम ये तो नहीं कह सकते वो जीनियस, महाजीनियस से भी महाजीनियस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। या रेंज हम आईक्यू के लेवल है, मतलब ये है, ये हो सकता है। और हमने मान ली 100 नंबर का टेस्ट लिया और उसमें हम रेंज दिखाना है 200 नंबर की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो फलांक है, रेंज है, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जैसे हम यदि एक परीक्षण का फलांक प्रसार 10 से 30 है और हम 10 से 30 और उसमें से हम मान रहे हैं कि 10 से 30 ही नंबर आएंगे उसके बीच में उस परीक्षण के हिसाब से, और हम टेस्ट में जब नंबर निकाल रहे हैं तो 35 आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वो हमारी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालेगा। उसके बाद आता है परीक्षण की लंबाई। भाई एक बात देखिए, हम जब देखते हैं कि आपने बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, अचीवमेंट टेस्ट मतलब हम कहते हैं कि हाई स्कूल में अलग है, 11वें का पेपर अलग है, इंटर का पेपर अलग है, बीए बीएससी बीकॉम के अलग हैं। तो हम मान लीजिए अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं, तो हम जब छोटे होते हैं तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, छोटे से क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, इसमें 5 क्वेश्चन करने को आते हैं केवल, और वो भी छोटे छोटे। उन्हें भी हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है कि 3 घंटे में हमें इसे करना है, बहुत छोटे क्वेश्चन को। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसमें हमारे क्वेश्चन 100 आते हैं। जैसे अब हम कंपटीशन के एग्जाम देखते हैं कि 3 घंटे में कितने आ रहे हैं, 150 करने को आ रहे हैं, कहीं कहीं 200 भी आते हैं 3 घंटे में करने के लिए। तो हमारी वो क्या माप लेते हैं, परीक्षण की लंबाई। तो हम मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और हमारी परीक्षण की लंबाई जो है कि हमारी मतलब 3 घंटे में 20 प्रश्न करने की हिम्मत है छोटे में, मतलब, और हम दे रहे हैं उन्हें 100, तो ये क्या कर सकता है हमारे लिए, क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, उसका मेंटल थकान हो जाएगी और वो जो मेन परिणाम होंगे टेस्ट के वो नहीं दे पाएगा। इसलिए परीक्षण की जो लंबाई है उसकी एज के हिसाब से रखनी पड़ेगी। क्लियर। अब उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा, परीक्षण के मध्य समांतर। भाई समांतर क्या है, द टाइम गैप बिटवीन 2 टेस्ट। अगर हमारे पास जो टेस्ट है उसमें मान लो 2 पार्ट्स में वो टेस्ट बटा हुआ है, और उनमें जो टाइम है वो कितने बीच, उनमें कितने समय का अंतर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम देने जाते होगे आप, तो देखते होगे 2 पालियों में पेपर हो रहा है, तो एक सुबह 10 से 12 बजे तक हो रहा है, तो दूसरा 3 से 5 होगा या 2 से, तो जो बीच में जो गैप हो रहा है वो उसी आधार पर हो रहा है। और मान लो 2 टेस्ट होने हैं, हमारा एक 10 से 12 हो गया, वहीं से 12 से 2 कर दिया है, तो हमारे जो परिणाम आएंगे वो गलत आएंगे। तो इसलिए जो टाइम है उनको उचित समय दिया जाए, उनको हल कराने में कितना अंतर होना चाहिए टेस्ट में। जैसे आप लोग देखते हो कि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं तो मान लो एक दिन कोई और पेपर होता है, उसके 2 दिन बाद दूसरा होता है, या एक दिन गैप में होता है पेपर, तो ये चीज बहुत ध्यान से करी जाती है कि भाई एक साथ कोई व्यक्ति प्रिपरेशन में वो नहीं कर सकता, इसलिए उनके जो टेस्ट के परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है अभ्यास एवं अनुभव का प्रभाव, अफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस है और अनुभव है वह भी टेस्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक पर अभ्यास एवं अनुभव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रायः ऐसे परीक्षण जिनका प्रशासन 2 बार किया जाए, अभ्यास तथा व्यक्ति मूल्य, अभिव्यक्ति, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाने वाले अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के रूप से, भाई हमें अभ्यास है, भाई हमारे पास एक टेस्ट है, उस टेस्ट को हमने
आज मान लीजिए 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को कराया, फिर कल कराया, फिर परसों कराया, फिर परसों कराया, कंटिन्यू उसे 3-4 दिन कराया, फिर जो होगा उसका टाइमिंग, उसे अभ्यास हो जाएगा उस स्टूडेंट को, और वो उसे जल्दी जल्दी करने लगेगा। तो अभ्यास से और अनुभव से भी टेस्ट में क्या होता है, इफेक्ट आता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मान लीजिए अभी आप बीएड कर लोगे, बीएड करने के बाद आपको टेस्ट का एग्जाम देना होगा, और कुछ लोग जो होते हैं बीएड करे हुए होते हैं, उन्हें इतना अनुभव हो जाता है वो बिना पढ़े भी टेस्ट का पेपर हल कर लेते हैं। तो ये अनुभव और अभ्यास उस पर प्रभाव डालते हैं। क्लियर। उसके बाद आती है अनुभव और प्रभाव जो डालते हैं फलांकों की संगति, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। कुछ परीक्षणों को फलांक विधि आत्मनिष्ठ प्रकार की होती है, अतः इनमें विश्वसनीयता प्रभावित होती है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारा परीक्षण की रचना। भाई जो टेस्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। टेस्ट का कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो अच्छे परिणाम आएंगे, और का कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होगा तो अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कहाँ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने हैं, कहाँ हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछने हैं, और किस चीज को मापना है, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे अगर टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं। मान लो हमें किसी की मनोवृत्ति जाननी है, मनोवृत्ति जानने के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही लगाने होंगे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं तो उसमें हम बच्चे की सोच पर ज्यादा डिपेंड होते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है। अब बात करते हैं परीक्षार्थी की स्थिति, कंडीशन ऑफ टेस्टी। भाई एक बच्चा है और मान लो उसके साथ कोई हादसा हो जाता है और उसके तुरंत बाद उससे टेस्ट लेने को कहा जाए तो वो टेस्ट के जो परिणाम होंगे वो विश्वसनीय नहीं होंगे। मान लीजिए एक बच्चा अभी आ रहा है और उसका अभी एग्जाम है, एग्जाम से पहले उसे कोई दुखद सूचना मिल जाए और फिर उसे एग्जाम देने को कहा जाए तो वो एग्जाम के जो परिणाम होंगे वो विश्वसनीय नहीं होंगे, क्योंकि उसको दुख से उस टेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा हो। उसके बाद आ जाता है अनुभव तथा संयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड चेंज। भाई जब अनुभव है और चेंजिनेस है तो इस चीज से भी प्रभाव पड़ता है टेस्ट पर। थैंक यू वेरी मच।